हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री वर्स केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, यहाँ पे हम अपना कंटिन्यू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का। ये अपना सेकंड सेशन है। आई होप लास्ट क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, है ना, जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे थे कि मोल क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, क्या यूनिट उसकी होती है ना। हमने देखा था कि इसके बाद जो सिंपल सा यहाँ पे हमने बात की थी कि जो मोल्स हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, वो भी देखे थे हमने। आई होप आपको वो सारी चीजें क्लियर होंगी। लास्ट में हमने परसेंटेज कंपोजिशन की बात की थी, राइट। आज वाले सेशन में हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में बात करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे सिंपल सा, है ना। हम लोग बात करने वाले हैं कहाँ से, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एंड देन एम्पिरिकल फार्मूला। इनको कैलकुलेट करना भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की यदि हम बात करें तो होता क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप समझना कि द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड दैट वी कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल से समझना। जैसे हम यहाँ पे आपको बोलें ग्लूकोज, राइट। यदि हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ये आपका क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, राइट। ये आपका क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, जो आपको क्या बताएगा कि उस मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट टाइप्स के एटम प्रेजेंट हैं, उनकी एक्चुअल नंबर, एक्चुअल संख्या जो बताएगा, वो होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, हाँ, समझना। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सो द फॉर्मूला which gives the simplest whole number ratio of the atom of various element present in one molecule of the compound that we call empirical formula। कहने का मतलब क्या है, देखो समझना। जैसे ग्लूकोज हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अब इसमें से जो भी कॉमन है उसको कॉमन ले लो। आप देखो, आप देखोगे तो यहाँ पे कितना कॉमन है, 6 कॉमन है। यदि हम 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, CH2O। तो जो ये CH2O बचा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो समझना कि क्यों हो गया ये एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन आपसे क्या कहती है, जो आपको उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डिफरेंट एटम का सिंपल रेशियो बताएगा। आप यहाँ पे देखो कि 1 कार्बन है, फिर 2 हाइड्रोजन है और फिर 1 ऑक्सीजन है। तो ये सिंपल रेशियो बताता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के इसमें एटम प्रेजेंट हैं, जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल में, वो एक सिंपल रेशियो में जो होता है वो बताएगा कौन, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और जो एक्चुअल नंबर होता है वो कौन बताता है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ गए ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंट टाइप्स के कितने एटम हैं, उनकी एक्चुअल नंबर क्या है, वो बताएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और उन्हीं नंबर को यदि आप एक होल नंबर रेशियो में निकाल के रख दोगे तो फिर आपका वो बन जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कहने का मतलब, जो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें से जो भी कॉमन है उन सबको कॉमन निकाल दो, जो बचेगा अपने पास वो हो जाएगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे इसका हो गया CH2O, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH2O। ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, C6H12O6। आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, H2O2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक। ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, देखो HO। तो HO क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो किसी भी फॉर्मूला में यदि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है, तो हम क्या देखेंगे कि उसमें कॉमन क्या है, उसको कॉमन ले लो। वो अपने आप वो बाकी के आइटम किस में आ जाएंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में वो आ जाएंगे, और फिर वो आपका हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। दूसरा एग्जाम्पल इसका OH हो गया। ऐसे किसी का भी आप कर सकते हो, है ना। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा है। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको दें तो होता है, देखो CH3COOH। ये क्या होता है, ये होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखो तो कितने कार्बन है, देखो 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ठीक। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें से कॉमन क्या है, देखो कॉमन फैक्टर है 2। तो 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, CH2 और O। तो जो CH2O बचेगा वो क्या हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H4O2। समझ आया ना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है
कि उस मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका स्मॉल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है कौन, एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर बताता है कि कितने वो एटम प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल में। जैसे C6H12O6 आपको बताएगा कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला उनका सिंपल रेशियो दिखाता है कि 1:2:1 रेशियो में आपका ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में। बात समझ आई ना? तो इस तरीके से आपके होते हैं। तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो सिंपल सी है कि द फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम और वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आप बोलोगे द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, दैट बी कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो हमें समझना है यहाँ पे, राइट? तो क्वेश्चन इससे अच्छा, क्वेश्चन पे चलने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बता देते हैं। आप यहाँ पे देखो, इसी से एक फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। जैसे हमने ग्लूकोज का देखा C6H12O6, ये क्या था? ये था मॉलिकुलर फॉर्मूला। समझना आप लोग, हाँ। ये क्या था अपना मॉलिकुलर फॉर्मूला, किसका? ग्लूकोज का। तो हमने क्या किया, इसमें से जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया, और फिर बाकी क्या बचा, CH2O। तो इसको हमने क्या बोला, ये आपका क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। राइट? तो यहाँ से देख के हम क्या ये बता सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन है। यदि आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला के। बस हमें क्या करना पड़ेगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ग्लूकोज के केस में वो नंबर 6 है, H2O2 के केस में वो नंबर कितना है, 2 है। बात समझ आई ना? तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला तो ये लिख लेंगे कि जो आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट कर लेना, ये वो फॉर्मूले, हाँ, इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इक्वल हम क्या बोल सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला और इनटू में एन। समझ आया ना? एक तो ये हो गया। तो पहला फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, रिलेशन है दोनों में, है ना। एन क्या है, कोई भी एक आपका नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर, हाँ। जीरो नहीं हो सक जीरो नहीं होगा, और आप बोलोगे नेगेटिव में भी नहीं होता है, एन आपका पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। सेकंड हम देखेंगे तो एन निकालोगे कैसे आप। तो एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो, याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है, उसका मास जो हमें निकाल लेना है और डिवाइड कर देना है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। टेंशन नहीं लेना इसकी, अभी हम क्वेश्चन आपको कंप्लीटली बता देंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, तीसरा और आप एक फॉर्मूला याद रखना अभी के लिए कि वेपर डेंसिटी का। ठीक है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान रखना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि डबल वीडियो गेम इक्वल टू महामजा। लिख लेना, तो महामजा मतलब मॉलिक्यूलर मास, और 2 इंटू वीडियो गेम मीन्स वेपर डेंसिटी। तो ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हो कि डबल वीडियो गेम इक्वल महामजा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो वेपर डेंसिटी का डबल होता है। ठीक। तो तीन फॉर्मूले तो ये आपको ध्यान रखने हैं, इनसे आपको सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अच्छा, इससे पहले लास्ट क्लास के फॉर्मूले जो थे वो तो आपको यहाँ आने ही चाहिए। क्या थे लास्ट क्लास के फॉर्मूले? तो आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं। देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाले फॉर्मूले हमने देखे थे। क्या था? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, ठीक। दूसरा क्या था? वॉल्यूम अपॉन 22.4। याद रखना, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। ठीक है। और तीसरा था क्या, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये लास्ट क्लास का है ना, और डिवाइड कर दोगे आप एवोगाड्रो नंबर से। तो तीनों ध्यान रखना, राइट। सिंपल था। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी ध्यान रखना कितनी होती है। आई होप आप सबको अभी आने लगी होगी, 6.023 10⁻23। बिट यूनिट ध्यान रखना कि इसकी यूनिट में होता है मोल इनवर्स। राइट। तो ये तीनों इतने फॉर्मूले जो इस चैप्टर में अभी तक हमने डिस्कस किए आपको आने चाहिए। राइट। एक और हमने बताया था कि 1 AMU को यदि आपको बदलना है किसमें, ग्राम में, तो कितना होता है, 1.66 10⁻⁻24
ग्राम होता है, किलोग्राम में माइनस का 27 हो जाएगा। तो ये आपको कुछ चीजें जो इस चैप्टर से थोड़ी सी ध्यान रखनी है, तभी जाके आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, और सॉरी क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपको आने चाहिए, राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, राइट, कि क्वेश्चंस आकर आएंगे कैसे। फॉर्मूले तो हमें पता चल गया, कैसे यूज करना है इन फॉर्मूले को वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट। तो ध्यान रखना, यदि हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू मिल जाएगी तो हम आराम से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लेंगे, राइट। तो यहाँ पे वो चीजें हमें थोड़ी सी डिस्कस करनी होती हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन देखते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन आता है। देखो ये रहा, अभी हमने इसको छोटा कर दिया, लास्ट क्लास में वो वीडियो के पीछे जा रहा था, है ना। तो यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे साइड में कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसको समझना अच्छे से कि क्वेश्चन कहता क्या है पहले। तो क्वेश्चन कहता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, उन्होंने परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, कितना दिया है हम यहाँ लिख लेते हैं। कार्बन का दिया है देखो 57.8%। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना दिया है देखो 3.6%। एंड बोला है कि रेस्ट इज ऑक्सीजन, बाकी का जो बचा होगा वो ऑक्सीजन होगा। कैसे पता चलेगा, हमने कहा था ना कि जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है वो टोटल मिला के कितना होता है आपका 100। तो यदि इन दोनों को आप सम करोगे तो कितना आएगा देखो, 8 6 14, 7 3 10 एंड 1 11 एंड 5 1 6, 61.4% होगा इन दोनों का टोटल। तो ऑक्सीजन कितना बचा होगा, आप बोलोगे 100 माइनस 61.4, कितना आ जाएगा देखो, 10 - 4 so 6, देन 2 so 8, 7 so 3, 38.6% हो गया ऑक्सीजन। तो ये तो समझ गए ना कि कार्बन और हाइड्रोजन का दिया था, उन्होंने कहा था रेस्टेज ऑक्सीजन, तो जितना बचा था वो ऑक्सीजन था, कितना बचा था 38.6%, तो ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, फिर वेपर डेंसिटी भी दी है। ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 83। तो फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो उससे पहले क्या निकालेंगे हम, एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे करेंगे समझते हैं। तो देखो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि कंपाउंड गिवन था और परसेंटेज कंपोजिशन निकाला था। अभी उन्होंने परसेंटेज दे दी, कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ लिया, तो उसका जस्ट रिवर्स हमें चलना है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, एक टेबल बना लेना, ठीक है। एक कॉलम में आप लिख लोगे जो एलिमेंट गिवन है वो, ठीक। एक में उनकी परसेंटेज, अब देखो जो परसेंटेज गिवन है वो मास परसेंटेज गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उनका मास लिख सकते हो सीधा, परसेंटेज मास, ठीक है। इसके बाद आप तीसरे कॉलम में बनाओगे मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास मिल गया, और आपको मास भी पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। इतना करते हैं, ठीक है। ये चार कॉलम की टेबल बनानी है, बनाते हैं देखो। तो एलिमेंट अपने पास पहला कौन सा है, कार्बन। कितना परसेंटेज गिवन है इसका, 57.8। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन का, 12, आपको पता है, ठीक। इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना दिया है देखो, 3.6%। मास कितना होता है, 1, राइट, मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद देखो ऑक्सीजन के लिए हम एटॉमिक मास हो गया, ठीक है उसका, वो हमने आपको बताया था कि एटम होता है तो उसको एटॉमिक मास बोलते हैं, मॉलिक्यूल होगा तो उसको मास को मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 38.6 दिया है, और मास होता है कितना, 16। कर लिया इतना। मोल कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है देखो, 57.8 डिवाइड करोगे 12 से, तो कितना आएगा देखो। अब आपको एक थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो 4 टाइम्स से आएगा, राइट, तो 48। 48 तो बचेंगे आपके कितने, 9, राइट। तो राइट, एब्सोल्युटली राइट, है ना। सो आपके बचेंगे कितने यहाँ पे, अराउंड आपके 9 बचेंगे। तो अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, सो 4 पॉइंट, अब देखो 98 हो गया ना, तो आप बोलोगे 8 टाइम्स, तो बचेगा 2, आपका आएगा 1, 4.81 समथिंग हो जाएगा, राइट। ओके, परफेक्टली फाइन। इसको देखो 3.6 से डिवाइड करोगे 1 से, तो आपका ये 3.6 ही रहेगा। कैलकुलेशन थोड़ा आपको केयरफुली करनी है ना। अच्छा, इसमें देखो 38.6 डिवाइड में 16 है, तो आप इसको देखो करोगे तो क्या आएगा, ये आपको जाएगा 2 टाइम्स, राइट। तो बचेंगे आपके कितने, 6, 6 बचेंगे तो 66 हो जाएगा आपका। सो फिर आप कितना, राइट, आपके जाएंगे ये 3 टाइम्स, वो 66 हो जाएगा ना, तो 4 टाइम्स आप इसको दे सकते हो, बस इतना काफी है। आप डेसिमल के 2 पॉइंट तक इसको निकाल के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपका ये आ गया कितना,
टू, देन पॉइंट आपका 4, फिर से आपका 2 बचेगा है ना, तो फिर आप बोलोगे 1 आएगा, सो सेम रहेगा। तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक आप निकाल ले तो इतना काफी है। जैसे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक निकाल दिया, फिर आप उसको राउंड अप कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो, है ना, इजीली वो करना। मोल्स निकल आए आपके पास। हमें क्या चाहिए, देखो मोल का सिंपल रेशियो। तो हम यहाँ पे सिंपल रेशियो लेते हैं, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्म जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, सिंपल रेशियो लेना होता है हमें। तो यहाँ पे इसका हमने क्या ले लिया, सिंपल रेशियो। कैसे लोगे, इन नंबर में से जो भी सबसे छोटा है ना, उससे सबको डिवाइड कर दो। सबसे छोटा कौन सा है, देखो 2.4। तो तीनों में 2.4 से डिवाइड कर दो, 4.8 अपॉन 2.4। तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, 2। ठीक, परफेक्टली फाइन। या देखो 3.6 अपॉन 2.4 करते हैं इसको, और ये तो 2.4 अपॉन 2.4 ही है, तो आएगा ये 1 अपना निकल के। राइट, परफेक्टली फाइन। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो देखो इसको हम 12 से डिवाइड कर दें, तो 2 और 3, तो ये आएगा आपका 1.5। अब आपको एक काम यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इंटीजर में लेके आना है। ये आपका डेसिमल में है, इसको इंटीजर में कैसे ले आओगे, तो 1.5 को इंटीजर बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो तीनों में ही आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इंटीजर में लेके आना है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 3, और ये आपका हो जाएगा 2। इस तरीके से आपको ये करना होता है। राइट, यहाँ तक क्लियर। तो हमने क्या किया देखो, तीनों में सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मोल्स निकाल दिए, मोल का सिंपल रेशियो ले लिया। राइट, कैलकुलेशन एक बार चेक करते चलना आप लोग। राइट, तो यहाँ पे आप देखो इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के क्या आ गया, यहाँ पे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला तो मिल गया। कितना आ जाएगा आपका, देखो C4, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 है तो H3, और ऑक्सीजन कितना आया, 2, C4H3O2। ये आपका क्या होगा इसका, ये आपका हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। राइट, हमें क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, है ना, हमें पहले इस एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल देंगे, और जो वेपर डेंसिटी दी है उससे उसका मास निकाल दोगे, मॉलिक्यूलर मास। है ना, देखते हैं यहाँ पे करके देखते हैं, तो इसका मास निकाल देते हैं पहले हम लोग यहाँ पर। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन 4 है तो 4 × 12, हाइड्रोजन का 1 होता है 1 × 3, और ऑक्सीजन का 16 होता है × 2 आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 48, 3 और 32। सो 8 2 10 और 3 कितना होगा, 13 हो जाएगा, एंड 4 3 7 और 1 83 हो गया। परफेक्टली फाइन हो गया, 83 हो गया। इसका मॉलिक्यूलर मास किसका, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो गया अपने पास 83। राइट, 1 ग्राम पर मोल आप यूनिट लिख सकते हो। अब बात आती है किसकी यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे निकालना है किसका, वेपर डेंसिटी गिवन है 83, तो उससे हम क्या निकाल देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। राइट, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास कितना आएगा उसको आप यहाँ पे देखना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या बताया था हमने आपको, वेपर डेंसिटी × 2, सो 2 × 83 हो जाएगा। राइट, क्लियर। अब देखो वापस चलते हैं पिछली स्लाइड पे। तो हमने क्या किया, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल दिया, हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे चाहिए सिंपल सा, आपको देखें तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। राइट, देखो निकाल के देखते हैं, यहाँ पे वापस चलते हैं, यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो आप, यहाँ पे समझना, देखो समझना आप लोग। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे निकाल दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। कितना निकल के आया था अपना, 83 ग्राम पर मोल। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास उन्होंने दे रखा है, अब अपना आया किससे, वेपर डेंसिटी से आ गया। तो थोड़ा सा ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़े से लेंदी होते हैं, कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा आप देख सकते हो, है ना। तो एग्जाम में आपको देख के चलना है कि किस टाइप का आपके पास टाइम बचा हुआ है ना। टाइम यदि कम है तो फिर इनका इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दिया करो, नहीं तो स्टार्टिंग में कर लिया करो। ठीक है, ये देखो आप, तो यहाँ से हम निकाल देंगे एन की वैल्यू। क्या होता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो 2 × 83, और डिवाइड में होता था एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो 83 था, तो निकल के आ गया 2। तो आप देखो आपका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
राइट, क्या हो जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और इनटू में होता है एन। अब देखो आप, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका क्या निकल के आया था, C4H3O2, ये रहा, मिल गया ना, है ना। C4H3O2 आपका था एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो C4H3O2, और इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, एन की वैल्यू 2 है। तो क्या निकल के आ जाएगा, C8H6O4, ये आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये आपका आंसर, सॉरी, आंसर हो जाएगा। समझ आया ना। तो हमने क्या क्या किया, आपको एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं। हमें गिवन थी परसेंटेज कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की हमने निकाल ली 100 में से माइनस करके, ठीक है। परसेंटेज दी थी हमें, मॉलिक्यूलर मास हमें पता था, हमने रख लिया, और क्या निकाल दिए, मोल। मोल निकालने के बाद हम सिंपल रेशियो लेंगे। सिंपल रेशियो में आप देखना, यदि हमें फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आती है तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके, लेकिन याद रखना तीनों में ही हमें वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने पता किया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, C4H3O2, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। फिर हमने उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल दिया, और जो वेपर डेंसिटी दी थी उससे क्या मिल गया हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक। और फिर हमने उन दोनों का यूज करके निकाल दी एन की वैल्यू, और जैसे ही आपको एक बार एन मिल गया, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। समझ आया ना, सिंपल था क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, हाँ। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सी, है ना। देखो, यदि आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो कैसे करते, आपको वो भी बता देते हैं। यदि आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आप ऑप्शन देख के इसका आंसर जल्दी कर देते, कैसे, हम क्या करते, देखो, हमें वेपर डेंसिटी दी थी, समझ ना, ये आपको हम एक तरीका बता रहे हैं कि यदि आपके पास ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तब कैसे करते। वेपर डेंसिटी दी थी वो 83, तो हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते थे, क्योंकि हमें पता है वेपर डेंसिटी इंटू 2 होता है। तो आपका आ जाता है 83 इंटू 2, तो आता है कितना, देखो 6 और 8 2 16, तो 166, इसका क्या आ जाता है, ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास। तो ऑप्शंस में जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए होते ना, हम उनमें उनका क्या निकाल देते, मॉलिक्यूलर मास, और जिस भी फॉर्मूले के मॉलिक्यूलर मास 166 आता वो आंसर हो जाता। तो उसमें आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, समझ आया ना क्या करना है। अगेन, यदि आपको एक क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करोगे आप वहां पे। हमें पता है वेपर डेंसिटी दी है, उससे हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास जैसे ही आपको मिला, ऑप्शन में जाके आप देखोगे कि किस फॉर्मूले का मास इतना आ रहा है। ऑब्वियसली यदि वो देंगे तो चारों ऑप्शन में मास इतना नहीं आएगा, एक ही आएगा वो, क्योंकि वही आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो वहां पे हम ऑप्शन देख के कर लेंगे, इतनी लेंदी कैलकुलेशन नहीं करते रहेंगे। तो आपको ये अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि हम कैसे क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, जहाँ पे वेपर डेंसिटी गिवन हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हो, हम ऐसे कर सकते हैं। यदि आप निकालोगे तो इसका मास 166 ही आएगा। यदि आपको नहीं है पता, देखो निकाल के भी दिखाते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना। देखते हैं, C8H6O4, इसका मास निकालने जगह क्या आएगा, देखो, कार्बन है 8 तो 12 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 6, प्लस ऑक्सीजन का, सॉरी, ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू 4, करो इसका टोटल। तो 96 प्लस 6 प्लस 64, तो 6 4 10 6 16, और 9 6 15 16, देखो आ गया ना 166। तो बात समझ आई ना। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता ना तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, राइट। सिंपल है। आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टोइक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। अब स्टोइक्योमेट्री का मतलब क्या है, आप में से काफी लोगों को ये टॉपिक टफ लगता होगा, बट ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इससे सिंपल तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। ये बहुत ही सिंपल है, पूरी केमिस्ट्री में यूज आएगा, आपको हेल्प करेगा ये, समझना। तो जो स्टोइक्योमेट्री है ना, एक आपका ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है कि स्टोइकियो का मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है। तो द टर्म स्टोइक्योमेट्री मीन्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमॉन्ग द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अब आप में से कुछ लोग रिएक्टेंट प्रोडक्ट को नहीं समझते होगे, तो बता दें, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज हमने कोई रिएक्शन दे दी, N2 गैस फॉर्म में है, H2 के 3 मोल्स ले लिए, गैस फॉर्म में है, और बना दिया हमने क्या, 2NH3, ये भी गैस फॉर्म में है। तो इसमें क्या होता है, आपको देखो जो लेफ्ट साइड है ये वाला आपका कहलाता है क्या, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट होता है। और जो यहाँ पे बनता है वो प्रोडक्ट। आई बिलीव कि आप सबने थोड़ा नॉर्मल चीजें तो 10th 9th क्लास में पढ़ी ही हैं, हाँ। तो रिएक्टेंट है एक साइड है प्रोडक्ट। तो इनमें जब हम रिलेशनशिप देखते हैं, कैसी रिलेशनशिप, देखो यहाँ पे इस तरीके की, यहाँ देखो। तो नाइट्रोजन कितना है, 1,
तो हम बोलते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल्स हैं। और इसके कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, तब जाके हमें कितने मोल्स मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल। राइट। इस तरीके से हम इनकी क्या करते हैं, इस रिलेशनशिप को, कि कितने रिएक्टेंट कंबाइन हुए, कितने मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट के बनेंगे, इन इस तरीके की मेजरमेंट को हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब आप यहाँ पे देखो, अभी हमने मॉलिक्यूल कहा था, आप इसको मोल के फॉर्म में ले सकते हो कि 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो वो बनाएगी आपको 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। NH3 अमोनिया होता है, ठीक। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अगेन, एक चीज ध्यान रखना, क्या यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है? नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तीनों के अलग अलग हैं। नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, और अमोनिया के 2 मोल्स हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड में यदि हम बात करें इसके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट की, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। अच्छा, अभी हम इसको पूरा नहीं लिखते रहेंगे, इसको शॉर्ट में हम एक सिंबल यूज कर लेते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को हम SC लिख देते हैं, इसके अंदर हम नहीं समझना, ठीक है। लिखने के लिए शॉर्टकट है ना, तो समझना। यदि हम यहाँ पे इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और डिवाइड में किससे कर दिया, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और यदि उसके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया और स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो ये हमेशा इक्वल होगा। बात समझना। अगेन हमने क्या कहा था, देखो, हमने आपको कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों चीजें होती हैं। यहाँ पे जैसे अलग अलग है, किसी रिएक्शन में हो सकता है वो आ जाए सेम, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स और उसके स्टोइकियोमेट्री का रेशियो होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या कहलाता है? ये नंबर जो बगल में लिखा है यहाँ पे, 1 नाइट्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का 3 हो गया, इसका 2 हो गया, ये क्या कहलाते हैं? आपके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो पहला काम, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस रिएक्शन में जब आप देखोगे मोल्स डिवाइड में करोगे स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, तो जो ये रेशियो होगा ना, ये हमेशा इक्वल होता है किसी भी रिएक्शन में। बात समझ गए ना? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, दोनों चीजें हैं। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का जो रेशियो होगा हर एक रिएक्टेंट का, हर एक प्रोडक्ट का, हमेशा आपको इक्वल देखने को मिलेगा। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन में, समझ गए ना आप? ठीक है। अब देखो हम कैलकुलेशंस के, तो ये समझना आप कि इस तरीके से जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो रिलेशनशिप होते हैं, जिसको हम यहाँ पे यूज करके कैलकुलेशंस करते हैं, किसका पता करने के लिए कि कितना प्रोडक्ट बना, कितना रिएक्टेंट बचा रहा, है ना, उन सबको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। राइट। आगे चलते हैं। इससे देखो नॉर्मली कितने टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हर एक टाइप का हम एक एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देते हैं। तो जो पहला अपना होता है मोल टू मोल रिलेशनशिप, हम रिएक्शंस में क्या देखेंगे, मोल से मोल का रिलेशनशिप देख के हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, समझते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अब देखो उनने रिएक्शन नहीं दी, हमें बैलेंस रिएक्शन आनी चाहिए, नहीं तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। अभी बताई थी हमने, है ना, N2 + 3H2, और बनता कितना है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में जिनकी बात की है हमें उन्हीं को लेके चलना है। राइट। यहाँ देख के आपको पता चलेगा कि 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, तो आपको मिलता है कितना, 2 मोल ऑफ अमोनिया। कैसे पता चला, देख के देखो, नाइट्रोजन का 1 मोल था, हाइड्रोजन का 3, अमोनिया का 2, है ना। समझना। उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड, किसकी बात कर रहे हैं वो, नाइट्रोजन की। तो हमें नाइट्रोजन को ध्यान में रखना है, अब हाइड्रोजन को छोड़ दो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस, कितने मोल्स बनाने हैं हमें, 8.2 मोल्स हमें बनाने हैं, किसके, अमोनिया के। कितनी नाइट्रोजन लगेगी, ये उन्होंने हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन तो क्लियर हुआ कि क्या पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है कि यदि हम 8.2 मोल अमोनिया चाहते हैं तो कितने मोल हमें नाइट्रोजन लगेगी। राइट। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल, मोल टू मोल रिलेशनशिप का यूज करेंगे, है ना। कैसे, समझना आप, क्या कहेंगे हम यहाँ पे, राइट, कि 2 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस फ्रॉम कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन,
1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, है ना। कि 2 मोल्स अमोनिया आपको मिलती है कितने मोल से नाइट्रोजन के, 1 मोल से, है ना। सो फॉर 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया विल प्रोड्यूस, ठीक है। तो 8.2 मोल्स बनाने के लिए हमें कितने मोल्स नाइट्रोजन लग जाएंगे, कैसे निकालोगे देखो। यूनिटरी मेथड 8.2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में आप कर दोगे 2, तो कितना आ जाएगा आपका, निकल के आ जाएगा ये 4.1 मोल्स ऑफ N2, ठीक है। तो 4.1 मोल्स ऑफ N2 हमें लगेंगे कितना बनाने के लिए अमोनिया, 8.2 मोल्स बनाने के लिए। आप सिंपल देख सकते हो कि 1 मोल चाहिए जब 2 मोल्स बनाना है, तो 8.2 मोल्स बनाने के लिए इसका हाफ चाहिए पड़ेगा, 4.1 मोल। तो एक तो आपका ये तरीका है कि हम यूनिटरी मेथड को अप्लाई कर दें, राइट। दूसरा कौन सा तरीका है, देखो दूसरा तरीका भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, है ना, समझते हैं। देखो दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, यहाँ पे हमने बताया था ना कि नंबर ऑफ मोल्स, है ना, और स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो, ठीक है, उसका यूज करते हैं। इसको यहाँ से अरेंज कर देते हैं अभी, राइट। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अभी तो क्लियर, एक तरीका हो गया। अभी आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेना इसको, हाँ। अच्छा, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड नहीं की है, तो इसी को हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं आपको, है ना। सॉरी, जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू। देखो दूसरा तरीका क्या है, देखो उसको समझना। अपने पास A था, फिर से वही रिएक्शन हम लिखने वाले हैं, N2 + 3H2। अब आपको देखो जो भी इसमें से सिंपल लगे ना, उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके हम आपको बताने वाले हैं। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने आपको बताया था ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, और डिवाइड में क्या करोगे, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, याद है ना। ये जो रेशियो है इक्वल होता है हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, एन क्या है, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स है, हाँ। आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना जिसको कंफ्यूजन हो, इसका स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, और एक इसके इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, और डिवाइड में होगा स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। देखो बहुत सिंपल तरीका हम आपको ये बताने जा रहे हैं, इन तरीकों से ना आपसे क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएंगे, जो आपको लगते हैं कि कैसे हम करेंगे, टफ लगते हैं। तो समझना, अब उन्होंने क्वेश्चन में नाइट्रोजन और अमोनिया की बात की है, तो हाइड्रोजन को हम बीच में ही छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। हम क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें पता करने हैं ना, कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड, तो ये तो हमें पता करना है। स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है इसका, 1, तो ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हैं, देखो 8.2 मोल्स, राइट। और डिवाइड में स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट इसका कितना है, देखो 2, रख दो, कितना आ गया, 4.1 मोल, हो गया ना। तो ये दूसरा तरीका है। तो पहला यूनिटरी मेथड हमने आपको बता दी, और दूसरा आपका ये कि जो नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड में स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, जो दोनों का ये रेशियो होता है वो हमेशा आपका इक्वल होता है। बट याद रखना रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस करना पड़ेगा आपको, हाँ। समझ आया होगा आई थिंक सो, राइट। आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये होगी पहली रिलेशनशिप स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट की, कि कैलकुलेशंस की, कि मोल से मोल का रिलेशनशिप करके हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा देखते हैं। दूसरा अपने पास है, देखो ये मास टू मास रिलेशनशिप, मतलब अब हम मास से मास निकालेंगे, अभी निकाला था क्या मोल से मोल, ये मास से मास का रिलेशनशिप कैसे करेंगे, देखो इसको समझते हैं। तो ये भी सिंपल है, समझते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस बाई कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मैथेन। अब अगेन रिएक्शन नहीं दी है आपको, रिएक्शन आपको आनी चाहिए, ठीक है। करते हैं। इसमें भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे, इसमें हम दोनों बताते हैं आपको। देखो मैथेन की हमने बात की है, फॉर्मूला क्या होता है मैथेन का, CH4। रिएक्शन कैसे लगेगा, कंबसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, तो O2 हम ले लेंगे। अब देखो रिएक्शन कैसे लिखते हैं इसकी, जितने कार्बन है मॉलिक्यूल में उतने CO2 बना दो, कार्बन कितना है देखो 1, तो 1 मॉलिक्यूल CO2 का बना दो। और जितने हाइड्रोजन है उसके आधे आपको बनाने हैं वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो इसके आधे कितने बनेंगे, 2H2O, बना दिया। हो गई। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, प्रोडक्ट में आप देखोगे तो 2 and 2 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। तो ये रिएक्शन अपने पास है, ठीक है।
अब हम इसको दोनों तरीके से बताने वाले हैं, तो समझना। उन्होंने क्या कहा देखो, 16 ग्राम मैथेन को बर्न करने में कितने ग्राम वाटर बनेगा। तो हमें जिसकी बात की उसी को लेके चलना है। मैथेन और वाटर की बात की है, तो मैथेन कितना है देखो, इसका मास निकालोगे तो कार्बन का होता है देखो कितना, 12। हाइड्रोजन का 1 × 4, तो ये तो 16 ग्राम ही आ गई, तो और सही हो गया अपना काम। तो 16 ग्राम मैथेन है, और कितने मोल्स ऑफ वाटर बने, 2 मोल्स, मतलब कितना मास बनेगा, 2 इंटू वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, तो कितना आएगा, 36 ग्राम। ये तो सॉल्व हो गया। यदि उन्होंने 16 ग्राम के अलावा कुछ दिया होता तो यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत थी। ये तो 16 ग्राम ही है। 16 ग्राम से कितने ग्राम वाटर बनता है, 36 ग्राम। हो गया आपका। राइट। समझ आया ना। यदि वो यहाँ पे देते 32 ग्राम, तब फिर हम क्या करते कि 16 ग्राम में बनता है आपका 36 ग्राम वाटर, तो 32 ग्राम में कितना बनेगा, इसका डबल कर देते। अब 16 में ही पूछा है, तो 16 तो हमें ऑलरेडी रिएक्शन में ही पता चल गया, 16 ग्राम ही तो है मैथेन। और कितने ग्राम वाटर बना, 36 ग्राम, तो आंसर हो जाता 36 ग्राम। आप उस तरीके से करना चाहो तो वैसे भी कर सकते थे, देखो वो तरीका भी बता देते हैं। तो आंसर 36 ग्राम है देखो। सेकेंड तरीका क्या होगा देखो, इसके मोल्स कितने हैं? देखो मैथेन के मोल्स डिवाइड में क्या करोगे, इसका स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है देखो, 1। सिमिलरली मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है इसका देखो, 2 है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से मोल्स निकाल देंगे। तो मैथेन का देखो हमें मास दिया था कितना, 16 ग्राम। इसके मोल्स निकाल दें, कितना आएगा, मास अपॉन मोलर मास भी 16 ही होता है, तो 1 मोल। तो यहाँ पे तो 1/1 आ गया। ठीक। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे वाटर के, वो निकल के आ गए 2 मोल। ठीक। ये आ गए 2 मोल्स। ठीक है। अब हमें से क्या पूछा है क्वेश्चन में, मास पूछा है। तो मोल से मास कैसे निकालते हो, वो भी सिंपल है, आपको बताया ना, मोल इक्वल क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। निकाल दो। मोल अपने पास 2 है, मास हमें कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर मास 18 होता है वाटर का, तो देखो कितना आ गया, 18 × 2, 36 ग्राम। तो दोनों तरीके आपके लिए सही है, आप जिसमें भी आपको सिंपल लगे उससे कर सकते हो। पहले में तो रिएक्शन देख के ही पता चल गया ना कि 16 ग्राम से 36 ग्राम वाटर बनेगा। और दूसरा तरीका क्या था, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट के साथ रेशियो निकाल के कर दो इसको, तो आ जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम अगली तरफ। अगला अपने पास है मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, है ना। देखते हैं। देखो, तो इसको क्या करना है वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का है। तो what volume of air at NTP containing 21% of oxygen by volume is required to completely burn 1000 gram of sulfur containing 4% in combustible matter। समझना। ठीक है। इनकम्बस्टिबल का मतलब होता है कि जो अभी बचा है, जो जला नहीं है, जिसको हमें जलाना है। तो उन्होंने पूछा है कि जो मटेरियल अभी तक बर्न नहीं हुआ, जो बचा हुआ है, उसको जलाने के लिए कितनी एयर लगेगी। अब हमें पता है कोई भी मटेरियल किसकी प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन की। और ने दे रखा है कि एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, 21%। इसका मतलब समझे आप। इसका मतलब है कि जब अपने पास 100 ml या 100 लीटर अपने पास एयर होगी, तो उसमें 21 लीटर ऑक्सीजन है। 21% का मतलब, ठीक। तो यहाँ से चालू करते हैं। देखो हमें किसको बर्न करना है, सल्फर को। तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। रिएक्शन तो सिंपल है, S+O2, SO2 गैस बन जाएगी, सिंपल है। राइट। अब आप देखो, यहाँ रिएक्शन को देख के हमें क्या पता चला, हमें किसकी बात करनी है, देखो ऑक्सीजन और सल्फर की। तो यदि आप देखो सल्फर का मास कितना होता है, क्योंकि हमें मास निकालना है ना। देखो, नो, वॉल्यूम हमें निकालना है, मास यहाँ पे दिया हुआ है सल्फर का। तो आप देखो 32 ग्राम होता है इसका मोलर मास। ये ग्राम पर मोल आप लिख सकते हो, 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसके लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, देखो एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है, तो कितना आएगा, 32 ही आ गया। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको मास नहीं लिखना आप, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो मास क्यों लें, हम वॉल्यूम ही ले लेते हैं। 1 मोल है ना। 32 ग्राम सल्फर यदि होता तो उसको जलाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन लगते हैं, 1 मोल के। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, आपको हमने बताया था, एनटीपी पर 22.4 लीटर हम ले सकते हैं। राइट ना। तो 32 ग्राम सल्फर को जलाने के लिए हमें कितने लीटर ऑक्सीजन चाहिए, 22.4 लीटर। ये तो समझ आया।
अपने पास कितना सब्सटेंस है, 1000 ग्राम, जिसमें से 4% ऐसा मटेरियल है जो नहीं जला है। तो पहले इसका निकालते हैं कि कितने परसेंट सल्फर अभी बची है ना। तो 1000 ग्राम अपने पास टोटल था, इसमें से 4% ऐसा है जो अभी तक नहीं जला। तो ठीक है, इसका 4% आप निकाल दोगे तो कितना आ गया देखो, ये आ गया आपका 40। ठीक है। तो इसमें कितना बचा रहेगा, इसमें है ना। सो देखो ये बोलते हैं ना कि रिक्वायर टू कम्प्लीटली 1000 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेनिंग, सॉरी, इसका मतलब क्या है 4% इनकम्बस्टिबल मैटर का, कि इसमें 4% ऐसे मटेरियल है जो नहीं जलता है ना, बाकी आपको जलेगा। इनकम्बस्टिबल का मतलब समझे ना मैटर का, कि इस सब्सटेंस में 4% मैटर ऐसा है जो नहीं जलेगा, बाकी बर्न होगा। तो 4% जब आप इसका निकालोगे तो कितना आ गया, वो 40 ग्राम। जो 40 ग्राम उसमें से ऐसा है जो नहीं जलेगा। तो कितना जलने वाला मटेरियल कितना बचा अपने पास, हम बोलेंगे 1000 - 40, तो निकल के आएगा 960 ग्राम। मतलब अपने पास उसमें जो जलने वाला सल्फर है वो कितना है, 960 ग्राम। अगेन समझना, क्वेश्चन कहता है कि 4% अपने पास उस जो 1000 ग्राम मटेरियल है उसमें से 4% इतना है कि वो नहीं जलता है। 4% निकाला तो कितना आया, 40 ग्राम। मतलब 1000 में से 40 ग्राम ऐसा है जो नहीं जलेगा। तो बचा कितना, 960 ग्राम। तो 960 ग्राम सल्फर को जलाना है और उसके लिए कितनी एयर लगेगी वो आपसे पूछा गया है। तो हमें देखो यहाँ देख के पता चल गया कि 32 ग्राम सल्फर के लिए कितनी लगती है ऑक्सीजन, 22.4 लीटर। तो 960 ग्राम के लिए कितनी लगेगी, है ना। वेट, 960 ग्राम के लिए कितनी लगेगी ऑक्सीजन, वो आप निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से। हम बोलेंगे 960 × 22.4 डिवाइड में आपका 32। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको, कैसे करेंगे देखो समझना। इसका डेसिमल हटा दो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप 8 से कर दो तो 12 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 4 से इसको कर दो तो 5, एंड देन 6। तो आ गया 12 × 56। ये क्या है, लीटर है, ऑक्सीजन है ना, इतना वॉल्यूम लगेगा। तो कितना आएगा, 2 7, तो 67, 672 लीटर। देख लो आप, क्या किया हमने, यूनिटरी मेथड डायरेक्टली लगा दी। 32 ग्राम के लिए लगती थी कितनी ऑक्सीजन, 22.4 लीटर। तो 960 के लिए कितनी लगी, 960 × 22.4 डिवाइड बाई 32, यूनिटरी लगा दी। तो 672 लीटर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 960 ग्राम जो सल्फर बचा है अपने मैटर में उसको जलाने के लिए 672 लीटर हमें ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगी। राइट। अब यहाँ पे दिया है उन्होंने कि 21% एयर में है। ठीक है, तो कितनी ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगी, तो देखो परसेंटेज आपको हमने बताई थी ना। परसेंटेज कैसे निकालते थे, आपको जैसे यहाँ पे परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग दी है, वॉल्यूम के। तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू 100। यही निकालोगे फॉर्मूला। तो परसेंटेज जो वॉल्यूम होगा टोटल, है ना, परसेंटेज जो वॉल्यूम यहाँ पे निकालोगे आप, कि कितने परसेंट हमें जो लगेगा यहाँ पे है। कैसे निकालोगे परसेंटेज, कि कितने उसमें वॉल्यूम ऑक्सीजन का है डिवाइड में टोटल वॉल्यूम एयर का इंटू 100। हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, एयर का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन में देखो परसेंटेज दे रखी है हमें, तो परसेंटेज कितनी दी है, 21। वॉल्यूम ऑफ O2 हमने निकाला, हमें कितना चाहिए, 672। तो इसकी जगह पे 672 लीटर रख दो आप। और हमें इसको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर, और इंटू में 100 कर दो। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर कितना निकल आएगा, देखो हम यहाँ करने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा अपना निकल के 672 × 100 डिवाइड में 21। अब आप इसको देख लो, है ना, डिवाइड डिवाइड कर लो आप इसको, हो जाएगा आपका आंसर। 3 से डिवाइड कर दें, देखो 7 से हो सकता है क्या ये। ओके, ठीक है, बिल्कुल है ना, 7 से हो जाएगा तो ये 3 टाइम्स जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 टाइम्स, तो रिमेनिंग आपके 496। और फिर से 3 से कर दो तो 3 और 2, तो आपको कितना लगेगा देखो, 3200 लीटर और एयर आपको लगेगी। समझ आया क्या किया, फिर से समझना आप लोग। हमने क्या किया देखो, स्टार्टिंग में रिएक्शन लिखी, रिएक्शन से हमें पता चला कि 32 ग्राम सल्फर के लिए हमें 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ किसका चाहिए, ऑक्सीजन का। अपने पास कितनी सल्फर थी जिसको जलाना था, 960 ग्राम।
क्योंकि जो अपने पास 1000 ग्राम था उसमें से उसका 4% कैसा था, जो आपका नहीं जलेगा, वो इनकम्बस्टिबल मैटर था 4%। तो उसको अलग कर दिया हमने, 4% अलग कर दिया, तो कितना बचा, 960 ग्राम टोटल। तो 960 ग्राम को जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए थी, 672। और एयर में कितनी होती है, 21%। तो जब आपके पास 100 लीटर एयर होगी तो उसमें 21 लीटर मिलेगी आपको। तो 672 किस में मिलेगी, निकाल दिया हमने, सिंपल सा। आपको ये फॉर्मूला के फॉर्म में क्यों बताया, ताकि आपको इजी लगे, राइट। अच्छा, जो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट निकाली है ना, वो आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि इसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। लेकिन याद रखना कि मोल को हमें, अब देखो हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि जो यहाँ पे आपको ग्राम दिया था उसको पहले आपको मोल में बदलना पड़ता, और फिर मोल से बाद में फिर से आपको वॉल्यूम में बदलना पड़ता। तो इसलिए उससे ज़्यादा बेटर ये वाला है। वो आपका कब अच्छा है, जब आपको मोल और मोल कैलकुलेशन करनी होगी, राइट। यहाँ पे आपको मोल मोल से हट के थोड़ा सा करना था, इसलिए आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से, राइट। परफेक्टली फाइन यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। एक बार खुद से करना, बन जाएगा। तो थोड़ी सी लैंग्वेज आपको समझनी है, क्वेश्चन सिंपल है, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टाइप का, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे एक चीज और आप देखा करो, ये जो हेडिंग दी है ना हमने, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो एक मास होगा, दूसरे का वॉल्यूम होगा। इसलिए हमने देखो सल्फर का मास लिखा है, मोलर मास, जबकि ऑक्सीजन का मोलर वॉल्यूम लिखा है। हमने मास नहीं लिखा, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना था सवाल में। यदि मास निकालना होता तो हम उसका मास लिखते वहां पे, राइट। तो जो पूछा गया है अकॉर्डिंगली हमें वहां पे यूज करना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। समझना, कार्बन मोनोऑक्साइड आप सबको पता होगा, CO। इसको हमें बदलना है किसमें, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के CO2 में। तो बैलेंस कर दो, है ना, हो गई बैलेंस। उन्होंने क्या दिया है आपके लिए, देखो कि 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड अपने पास है, और उसको हमें बदलना है CO2 में। तो कितनी वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम लगेगा O2 का। अब आप यहाँ पे देखो, यदि हम इससे देखें तो 1 मोल ऑफ CO के लिए कितने मोल्स O2 चाहिए, हाफ मोल। हाफ को हम 0.5 मोल लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बस समझना। हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम। तो इसको वॉल्यूम के टर्म में लिख लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो 1 मोल ऑफ O2 के लिए चाहिए हाफ मोल, सॉरी 1 मोल ऑफ CO के लिए चाहिए आपको हाफ मोल ऑफ O2। हाफ मोल, या फिर आप इसको वॉल्यूम में लिखोगे तो कैसे आएगा, 1/2 × 22.4 लीटर। इतनी ऑक्सीजन हमें लगेगी, राइट। तो उन्होंने पूछा है अपने पास कितना दिया, उन्होंने 5.2 लीटर, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं, देखो कैसे करोगे आप। सिंपल सा तरीका है। क्या पूछा है आपको, ऑक्सीजन आपसे पूछ गई है, तो समझना देखो। तो 1 मोल के लिए चाहिए था हाफ मोल, इसको मोल्स में बदल दें क्या हम, बेटर है मोल्स में बदल दो। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको हमने बताया था, जब वॉल्यूम दिया होगा तो हमने क्या बताया था, वॉल्यूम लीटर में लेना है और डिवाइड कर देना है 22.4 से। मतलब इसका क्या होगा, देखो वॉल्यूम दिया है कितना, 5.2 लीटर, डिवाइड में 22.4 कर दोगे आप, इतने मोल्स हो जाएंगे, राइट। तो अब आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो। हम क्या कहेंगे, देखो 1 मोल ऑफ CO रिक्वायर्ड, आप बोलोगे देखो ये आपका हाफ इंटू 22.4 लीटर ऑफ O2। देखो हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, हाफ मोल का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 22.4 लीटर, राइट। अच्छा, अपने पास कितने मोल ऑफ CO है, 5.2 डिवाइड बाई 22.4 मोल, है ना, ऑफ CO। इसको कितनी लगेगी, ऑक्सीजन कितने लीटर यहाँ पे लगेगी, आप यहाँ पे निकाल सकते हो सिंपल यूनिटरी से। आप क्या बोलोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो हाफ तो रहेगा ऐसा, 22.4 ही रहेगा ऐसा। ये आ जाएगा 5.2 डिवाइड बाई 22.4, और डिवाइड में देखो ये 1 आ जाएगा यहाँ से, तो 1 का तो कोई सेंस ही नहीं होता है, समझना यहाँ पे। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आ जाएगा 2.6 लीटर। सिंपल था,
तो आपको मोल निकाल देना है एक का। ठीक है। या फिर आप नहीं मोल नहीं निकालना चाहो तो इसको फिर वॉल्यूम में ही ले लेना। देखो, दूसरा तरीका बताएं। यदि आप मोल निकालना नहीं चाहते हो तो फिर इसको वॉल्यूम ही ले लेना। कैसे समझना। एक तो हमने यहाँ पे मोल निकाल के बता दिया, दूसरा आप यहाँ पे फिर से समझना। हटाते हैं इसको हम यहाँ पे। देखो, फिर से समझना। दूसरा तरीका क्या बताया हमने आपको। अपने पास यहाँ पे था CO प्लस हाफ O2, और यहाँ पे हम बना दिया CO2। तो आप यहाँ पे देखोगे कि देखो, CO का 1 मोल है, इसका हाफ मोल चाहिए पड़ता है। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। हाफ मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप यहाँ पे देखो कि 22.4 लीटर के लिए कितना चाहिए? हाफ इंटू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो 5.2 लीटर के लिए कितना चाहिए पड़ेगा? आप सिंपल यहाँ पे बोल दोगे, कितनी ऑक्सीजन आ जाएगी? हाफ इंटू 22.4 इंटू 52, और ये चला जाएगा डिवाइड में आपका यहाँ पे। तो 22.4 क्या किया हमने, समझ गया ना? ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आ जाएगा। यूनिटरी मेथड डायरेक्ट लगा दोगे, तब भी आपका देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे। इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका सीधा आ जाएगा 2। अच्छा, 52 था। नो सॉरी, 5.2 है ये। तो ये आपका आ जाएगा 2.6 लीटर और 42। समझ गए ना? तो आप वॉल्यूम लेके भी कर सकते हो, या फिर जो पहले वॉल्यूम लिया था उसको लीटर में, लीटर को वॉल्यूम में, मोल में बदल दो और फिर कर सकते हो। तो आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें आपकी कोई भी रॉन्ग होने के चांसेस नहीं होते हैं। बस आपने जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरीके से यूज किया हो तो। यदि आप कॉन्सेप्ट सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो फिर डेफिनेटली चांस है कि रॉन्ग हो जाए। तो सिंपल होते हैं। आई होप आपको क्लियर होंगे। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, उसमें जितने टाइप की मेथड हो सकती थी आपको हमने बता दिया है ना। आगे चलते हैं। अपना इस चैप्टर का एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। इसको समझ लेते हैं, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप बोलोगे कि द रिएक्टेंट which gets completely consumed in a reaction is called limiting reagent। मतलब क्या है इसका, एक एग्जांपल से समझना। हाँ, जैसे हमने आपको दे दिया H2 प्लस O2 बना दिया H2O। तो यहाँ पे आप 2 मोल्स ले लो, ताकि आपको 2 मोल्स बैलेंस हो जाए। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो हमें 2 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्शन करती है 1 मोल ऑफ O2 से, और बनते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब यदि हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर दें, यदि हम यहाँ पे आपको बोल दें, है ना, कि सपोज सपोज अपने पास 2 मोल्स H2 है एंड 2 मोल्स ऑफ O2। आपको रिएक्शन करानी है। ठीक है। तो आप देखो, इस रिएक्शन को देख के हमें क्या पता चला कि 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी। 2 मोल हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगी? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगी, है ना। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने मोल हाइड्रोजन है? 2 मोल। और ऑक्सीजन कितना है? 2 मोल्स। तो देखो, 2 मोल्स हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन तो कर लेगी, लेकिन 1 मोल ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचा रहेगा। आज समझना। 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। तो इसमें क्या होगा? 2 मोल्स अपने पास हाइड्रोजन के हैं, 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन के। रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है। H2 है अपने पास, O2 है, और बनता है 2H2O। अभी हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं? जो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है ना। तो यहाँ पे दिया है अपने पास कि इसके 2 मोल्स हैं, इसके भी अपने पास 2 मोल्स हैं। और सपोज अभी कोई प्रोडक्ट नहीं बना, अब क्या होगा? जैसे रिएक्शन चालू होगी तो 2 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे इसके। इसके 2 मोल्स कंज्यूम होंगे तो क्या बचेगा? 2 - 2 मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, 0। इसके दोनों मोल्स रिएक्शन कर गए किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो हाइड्रोजन तो खत्म हो गई अपनी, राइट। ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गई। ऑक्सीजन का 1 मोल जाएगा, क्योंकि 2 मोल से 1 मोल रिएक्शन करता है, तो ये 1 बचा रहेगा, 1 मोल हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। और ये कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल्स बन जाएंगे। समझ आया ना? एक बार फिर से देखो आप। हमें रिएक्शन से पता चला कि 2 मोल्स हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और 2 मोल ऑफ वाटर बनते हैं। तो जब हमने एक क्वेश्चन में दिया कि अपने पास 2 मोल हाइड्रोजन हमने ली और 2 मोल ऑक्सीजन ले ली, तो होगा क्या? हाइड्रोजन तो कंज्यूम हो जाएगी, 2 मोल्स ही हैं। और ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं, तो उसमें से 1 मोल रिएक्शन कर जाएगा, 1 मोल बचा रहेगा। तो जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, जो कम पड़ गया, हमें और चाहिए थे 2 मोल्स हाइड्रोजन के, राइट। जो कम पड़ गया उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग। ठीक है। और जो बचा रहा उसको हम बोलते हैं एक्सेस।
राइट, तो समझ आया ना। तो यदि हम इसमें बात करें तो इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा हो जाएगा अपना? हाइड्रोजन, है ना। और यदि आप देखोगे यहाँ पे एक्सिस में क्या था? ऑक्सीजन। ठीक है ना। बात समझ आई ना। राइट। तो हमने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे आपको ऐसे देख लेना है। जो कम बचेगा, जो रिएक्शन हमें जैसे चाहिए था कितने, 4 मोल हाइड्रोजन थे हमारे पास तो ही, तो जो कम है वो आपका लिमिटिंग होगा, और जो ज्यादा होगा वो आपका एक्सिस कहलाएगा। सो इसीलिए डेफिनेशन क्या है, द रिएक्टेंट विच गेट कंप्लीटली कंज्यूम इन अ रिएक्शन, जो खत्म हो जाएगा, है ना, वो आपका लिमिटिंग एजेंट। एक चीज याद रखना कि कोई प्रोडक्ट कितना बनेगा, कौन बताएगा आपको? लिमिटिंग एजेंट बताएगा। राइट। क्योंकि आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भले ही अपने पास 1 मोल एक्स्ट्रा बचागा, लेकिन अकेले ऑक्सीजन से प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, दोनों चाहिए थे। तो जो कम मात्रा में होगा वही बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, डेट मीन्स कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है, ये कौन बताता है? लिमिटिंग रीजेंट। इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन से यहाँ पे करके देख लेते हैं ना, आप लोग करना साथ में। ये रहा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कि 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया। यहाँ पे करते हैं, देखो। रिएक्शन अगेन आपको लिखनी है, बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, और ये लिख दी हमने, ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि 50 किलोग्राम अपने पास नाइट्रोजन है, और 10 किलोग्राम अपने पास हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदल देते हैं तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक। और हाइड्रोजन है 10 kg, हो गया। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक हमारा तरीका समझना, एक आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताते हैं। आपको क्या करना है, जो आपको इसको पहले मोल्स में निकाल दो। मोल्स निकालोगे तो कितने मोल्स आएंगे, देखो। आप देखो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे। क्या निकालने वाले हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स। तो 50 × 10⁻³ ये तो मास हो गया। और मोलर मास कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का, देखो। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, दो का कितना हो जाएगा? 28। सिमिलरली इसका निकालो। मोलर मास देखो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2। तो कितने मोल्स निकल के आ गए यहाँ पे? आप कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, वरना अभी ऐसे ही कहने दो, है ना। अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं, कोई नहीं। करोगे तो ये कितना हो गया, देखो 2 से कैंसिल कर दो इसको, तो ये आपका हो जाएगा 25, और ये आपका हो जाएगा 14। ठीक। अब 14 का इसमें डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, देखो आपका समथिंग हो जाएगा। हाँ, डिवाइड कर देते हैं, देखो तो 1। राइट, पॉइंट। अब 14 था तो यहाँ पे बचा रहेगा आपका कितना, 11। राइट। 11, सो 110 हो जाएगा, सो 7 टाइम्स जाएगा। ठीक। तो 7 टाइम्स गया, अब आपको देखो तो 98 हो गया, 110 बचा था तो फिर आपका 12 बचा रहेगा, 12 रहेगा तो 120 हो गया। 120 हो गया तो 8 टाइम्स, तो 1.78 समथिंग आ जाएगा, है ना। और 10⁻³ भी रहेगा। कितने मोल्स हो गए? और इसके कितने आ जाएंगे, 5 × 10⁻³ मोल्स। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए दोनों के। राइट। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड करना है। एक तरीका है, देखो। आपको यहाँ पे लिखते भी जाते हैं हम साथ में। अब हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो अपने पास थे उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करना है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ठीक है, करते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में तो देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। तो इसको हमने 1 से डिवाइड कर दिया। और इसमें कितना है, देखो 5 × 10⁻³ इसका है 3। तो ये निकल के कितना आ जाएगा, देखो 1.66। ठीक। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू कम आई। आप देखोगे 1.78 और ये है 1.66, कौन सी वाली वैल्यू कम है ना। देख के पता चल गया, एक सेकंड, है ना, यहाँ पे दूसरा कलर यूज करते हैं हम। ए, इन दोनों में से कम कौन सी है? ए वाली, 1.66। तो जो वैल्यू कम आएगी वही आपका हो जाएगा लिमिटिंग रेजेंट। तो उन्होंने पूछा है कि आइडेंटिफाई द लिमिट
और लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन इफ एनी। तो बिल्कुल है। कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन। समझ आया ना कैसे पता किया? तो यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? H2। ठीक। तो कैसे करना है कैलकुलेट, ये समझ आया ना? आपको जो भी अमाउंट गिवन होगी उसके मोल्स निकाल दो, और मोल्स निकालने के बाद आपको स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। जो वैल्यू कम आएगी वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। सिंपल सा। हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। देन उन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड, मतलब हमें अमाउंट बतानी है कि कितना अमाउंट ऑफ NH3 बनेगा। तो उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। ये आपका हो गया बी वाला पोर्शन। ठीक है, ए वाला पोर्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिर से रिएक्शन लिखते हैं। अब हम डायरेक्टली मोल्स लिख लेते हैं ना। नाइट्रोजन के अपने पास 1.78 10 to the power 3 मोल्स थे, और यहाँ पे था अपने पास कितने, 5 × 10 to the power 3 मोल्स। ठीक है। और हमें ये पता करना है कि कितना अमोनिया बनेगा। अब देखो, जब यहाँ पे उन्होंने बात, हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो फिर हमने आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो नाइट्रोजन से हमें कुछ भी लेना देना नहीं अभी। अब हम किसको देखेंगे? सिंपल अपने हाइड्रोजन को और अमोनिया को। तो आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बनती है? 2 मोल्स ऑफ NH3 बनता है। अपने पास कितने मोल्स हैं? 5 × 10 to the power 3 मोल्स। तो इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से कितने अमोनिया बनेगी? यूनिटरी मेथड। आप क्या बोल दोगे? देखो सिंपल सा, 5 × 10 to the power 3 × 2 और डिवाइड में 3। समझ आ गया ना? तो ये आ जाएगा 10/3। राइट। 10/3 होगा तो आप बोल सकते हो 3.33। राइट, 10 to the power 3 मोल। ये तो मोल आ गया। उन्होंने पूछी है अमाउंट, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? मास। तो मोल से मास कैसे निकालते हैं? वो भी आपको आता है। मास कैसे निकालोगे? मोल्स में मोलिकुलर मास, मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 3.33, 10 to the power 3 मोल्स थे। और मोलर मास कितना होता है अमोनिया का? देखो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 17, इतने ग्राम हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ पे। तो कितना आएगा देखो, 51, देन अगेन आपका 56 हो जाएगा ये। तो 1, राइट, 6, एंड देन अगेन 56 हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ना। 5661 आ गया। तो 5661 है, और 2 डेसिमल के बाद यहाँ पे आपका क्या था? 56.66। और 10 to the power 3 था, तो उसको हम सीधा किलोग्राम में लिख देते हैं। तो 56.66 किलोग्राम क्या बनेगी अमोनिया। अगेन एक बार ध्यान रखना कि जैसे ही हमें लिमिटिंग रीजन का पता चल जाएगा, हमें फिर उससे क्या देख लेना है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो इसीलिए हमने केवल हाइड्रोजन को देखा कि 3 मोल हाइड्रोजन बनाते थे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, अपने पास थे 5 × 10 to the power 3, है ना। तो 5 × 10 to the power 3 कितने मोल्स बनाएंगे वो निकाल दिए। उन्होंने अमाउंट पूछा था तो हमने उससे मास निकाल दिया मोल से। मोल से मास कैसे निकालते हो? मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। ठीक। यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि ये आपका लिमिटिंग हो गया तो दूसरा वाला क्या रहेगा? ये एक्सेस रिएजेंट। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। आई होप आप सबको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया, लिमिटिंग रिएजेंट। और इसके पहले हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, ये सारी चीजें आपको आई होप कि क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, हम बात करेंगे मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मलिटी, इन सारे टॉपिक्स के बारे में, है ना। और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम कर लेंगे, राइट। तो कोई भी डिफिकल्टी यदि आपको होती है कमेंट सेक्शन में आपको पूछ लेना है। आई होप सो ऑल क्लियर, है ना। सेशन यदि पसंद आया है तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है यदि अभी तक नहीं किया। बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।